प्रणाम, सभी को प्रणाम। कृष्णेश दरबार अम्बाला में कृष्णेश मंदिर अम्बाला में आज डिजिटल लिविंग की ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। यानी कि अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं डिजिटल लिविंग में, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, इसके क्या मायने हैं, क्या कंडीशंस हैं, ये हम समझने का कोशिश करेंगे मिलजुल कर। हम सभी अभी सीख रहे हैं, लर्न योगी हैं, और कुछ नाकर भैया दिल्ली का अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्होंने डिजिटल लिविंग का रास्ता बनाया है हम सब के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए, मानव जाति के लिए, उन्हीं की गाइडेंस में, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ शुरू हो रहा है आज का ये लाइव प्रोग्राम। तो कृष्णेश भगवान की ब्लेसिंग्स लेके और दक्षिणा दत्तगुरु जी को प्रणाम करके, युगल भगवान को साथ लेकर आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुभ ज्ञानिता गाएंगे मेरे साथ बोल बोलकर। सभी लोग गाएं शुभ ज्ञानिता। डिजिटल लिविंग, डिजिटल लिविंग को समझने के लिए ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, यानी कि डिस्कशन सेशन रहेगा। इसमें ये कोशिश हम लोग ना करें कि हमें सिर्फ सुनना है, हमें जो समझ आया, जैसे हम क्लासरूम में करते हैं, बेटा तुम लोग ना ऐसे बैठ जाओ। हाँ, तुम भी बिना टेक के बैठने का ट्राई करो, कोशिश करो पूरा टाइम। मैं भी ऐसे बैठूंगी, निश्चित तुम भी ऐसे बैठ जाओ। जैसे क्लासरूम में होता है कि हम लोग टीचर का लेक्चर सुनते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, समझ आता है, हम समझ लेते हैं। जो हमें नहीं समझ आता है वो हम क्या करते हैं, अच्छा हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा करते हैं। यस और नो? क्यों? इसका क्यों? हम क्लासरूम में ऐसा क्यों करते हैं कि हमें जो समझ आ गया ठीक है, हमने रख लिया, जो हमें समझ नहीं आया हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। Why do you behave in this manner in classroom? निश्चल सोच के देखो, ऐसा क्यों करते हैं? हम क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहते, हमें डाउट रहता है, पूछे ना पूछे, मैम डांटेगी तो नहीं, हमें पूछना चाहिए कि नहीं, और बच्चे हंसेंगे तो नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम को तो इतना सिलेबस कहा गया है कि ये पढ़ाना है, आपको वो पानीपत का युद्ध भी पढ़ाएंगे, आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड भी पढ़ाएंगे, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी पढ़ाएंगे, आपको एस्ट्रोनॉमी का भी पढ़ाएंगे, स्टार्स का, प्लैनेट्स का, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं निश्चित बेटा। अब तुमको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, हर बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है,
नहीं, मान लो तुम्हारे मन में ये है कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहता हूँ या मैं स्टार्स और प्लैनेट्स को समझना चाहता हूँ, तो क्या ऐसे केस में तुम्हें नेपोलियन या हिटलर में कोई इंटरेस्ट आएगा? नहीं। किसी किसी को इतिहास जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो क्या उसके लिए ये रेलेवेंट है कि सोलर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है? नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो मैम को तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको ये इंटरेस्ट का है या नहीं ये हम देखते हैं, हमारे इंटरेस्ट का नहीं है तो हम क्या करते हैं? रिजेक्ट। क्योंकि क्लास में हमेशा एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, टीचर का काम है उसे पूरा करना, आपका काम है जो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वो आप पिक करें, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप रिजेक्ट कर दें। जैसे आप न्यूज देखते हैं, न्यूज एंकर को मिल गया इतना पढ़ना, तुमको इकोनॉमिक्स की न्यूज में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट की न्यूज में इंटरेस्ट है तो उस पर ध्यान दोगे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तुम स्पोर्ट्स पे ध्यान दोगे, इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट है तो तुम ये देखोगे कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। तुमको अगर नहीं है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में तो तुम इन वाली न्यूज को रिजेक्ट कर दोगे। हरियाणा में बाढ़ आई है, ये न्यूज आई तो तुम इसको ध्यान से सुनोगे। असम में बाढ़ आई है, तुमने कभी ये न्यूज सुनी? बाढ़ तो असम में भी आई है, तुमने क्या किया उस न्यूज का? रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ऑटो मोड में जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमारे रेलेवेंट नहीं है, वी हैव अ टेंडेंसी टू रिजेक्ट दैट एंड दैट इज अ वेरी गुड टेंडेंसी एक्चुअली। क्योंकि एक ड्रॉअर है, इस ड्रॉअर में मैंने सारा सामान भर दिया, एक पेन है इसमें, तुम्हें मिलेगा? नहीं। अगर तुमने सिर्फ काम का सामान रखा है, पेंसिल, इरेजर, पेन, बेकार की चीजें नहीं भरी, फिर तुम्हें पेन ढूंढना है तो मिलेगा? यस। हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन, काम की चीज तभी आ पाएगी जब हम फालतू कूड़ा अपने दिमाग में नहीं भरेंगे। इसलिए हमें रिजेक्ट करना है उस चीज को जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे डिजिटल लिविंग की बात करना शुरू कर रहे हैं। डिजिटल लिविंग में मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो भी लोग आए हैं उनको इंटरेस्ट है डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के बारे में या जानने के बारे में, कम से कम हम समझे तो सही। जैसे कोई माल बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, तो आप खड़े होकर उसके चाय की क्वालिटी सुनेंगे। अगर आपको चाय अच्छी लगती है, उसने कहा इसमें अदरक है, इसमें मसाला है, तो आप सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप परचेज करना है या रिजेक्ट करना है डिसीजन लेंगे। आप चाय पीते ही नहीं है तो क्या आप उसके स्टॉल पर सुनने के लिए जाएंगे? नहीं, क्योंकि हम तो चाय पीते नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। डिजिटल लिविंग किसी को क्या समझ आया? व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल लिविंग? डिजिटल क्या समझ आता है? पहले डिजिटल बताओ। डिजिटल यानी हाँ या ना, जब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बीच में, या तो है या नहीं। डिजिटल जब स्टेट होती है 0 या 1, ऑन या ऑफ, कि मतलब सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, या तो है या नहीं है। सिर्फ दो ही सिग्नल होते हैं कंप्यूटर में, या तो 0 होता है या 1 होता है। बाइनरी, पंकज जी भी यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तुम भी कंप्यूटर समझो, तो बाइनरी हम लोग सब समझते हैं। 0 और 1 से मिलकर ही कंप्यूटर के सारे सिग्नल होते हैं। तो कभी सिग्नल गया नहीं गया, उसी से सारी कोड बनते हैं, असेंबली लैंग्वेज उसी पे चलती है। और अल्टीमेटली कंप्यूटर हमारी भाषा, हमारे कहने के अकॉर्डिंग तभी कर पाता है जब उसको या तो 0 मिलता है या 1। कितनी बार होता है तुमने क्लियर सिग्नल नहीं दिया तो एलेक्सा क्या कहती है? सॉरी आई कैन अंडरस्टैंड, कहती है ना? क्यों? क्योंकि उसका क्लियर है। तुम साफ साफ बोलोगे तो मैं रिस्पॉन्स दूंगी, तुम साफ साफ नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं दूंगी। डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है। प्रणाम दूंगी। तो आज का ये जो डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने का क्लास है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है एशो चार्ट। एशो चार्ट समझने के लिए, तुम में से किसी ने एशो चार्ट देखा है? क्या क्या है उसमें एशो चार्ट में? हाँ, वेरी गुड। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, एफिशिएंसी, ये एशो चार्ट। एशो चार्ट में एक अंदर की लेयर है और एक बाहर की लेयर है। 2 लेयर्स है, 3 एक्चुअली। बीच में उद्यमिता चक्र लिखा है, एक्चुअली वो पर्सन है प्राणी। एक बात समझो, डिजिटल लिविंग में अगर हम माइग्रेट करना चाहते हैं तो डिजिटल लिविंग का पहला रूल ये है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी हमारी है। जो हमारे पास है वो हमारा है। जो कष्ट मुझे मिला है ये मैंने कमाया है। जो हैप्पीनेस मुझे मिली है
पे जाना है तो आई हैव टू वर्क फॉर इट। मुझे नहीं जाना, आई डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। तो वी आर कंप्लीटली 100% मोर देन 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ। ये डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने का मतलब ही है कि आपने ये बात समझ ली है कि आप अपने लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप ये समझना छोड़ दें कि उसकी वजह से मेरे को डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को परेशानी आ रही है। यू हैव टू बिल्ड अ इम्यूनिटी शील्ड कि कोई और आपके लिए आपको परेशान ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है किसी ने जेलसी में आके आपके घर के बाहर एक गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे में बारिश में पानी भर गया, अब उस गड्ढे की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दूसरे ने आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। तो ये आप कैसे हैंडल करेंगे? इम्यूनिटी शील्ड डेवलप करेंगे। तो क्या होगा? तो जो भी हमें नुकसान देने की कोशिश करेगा उसका खुद का ही नुकसान, उसको खुद को इतनी डिस्टर्बेंस होने लगेगी कि वो नुकसान कर नहीं पाए। तो अगर कोई मुझे डिस्टर्ब कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? माय इम्यूनिटी शील्ड इज पुअर। तो डिजिटल लिविंग में हमें लगातार अपनी इम्यूनिटी शील्ड पर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एज हमारी हर दिन बढ़ती है। 24 के बाद हमारी बॉडी पे, हमारे मन पे एजिंग का इफेक्ट आने लगता है। तो वी हैव टू कंटिन्यूअसली हर दिन, हर सांस में, हर रोज हमें ये एफर्ट करना है कि मेरी इम्यूनिटी शील्ड कहीं से वीक ना हो जाए। इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है इम्यूनिटी शील्ड को। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि कोई और तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब मेरी जिंदगी, मान लो मैंने अपने घर को, घर के आसपास एक बेड़ा बना लिया, कोई आ नहीं सकता, क्या मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी? क्यों? एक, मुझे बाहर भी जाना है, दूसरा मुझे खाने के लिए भी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस के लिए भी चाहिए, मुझे कुछ एंजॉयमेंट के लिए भी चाहिए। वो सब कहाँ से आएगा? बाहर से कहाँ से आएगा? मतलब हम बाहर जाने के लिए खुद से काम करें, सामान कैसे खरीदोगे? काम करने हमें भी बाहर जाना पड़ेगा। ये काम तो घर से भी कर सकते हो, काम करते कर सकते। सोसाइटी से कनेक्शन हमें रखना पड़ता है। वी कैन नॉट लिव ऑल अलोन। हम जंगल में भी रहते हैं तो वहाँ भी एक समाज हमारा डेवलप हो जाता है। तुमने भरत के बारे में सुना होगा, भरत जंगल में पैदा हुए थे, सुनिए ये कहानी। कौन थे उसकी मम्मी पापा? राजा भरत के मम्मी पापा कौन थे? मम्मी शकुंतला, पापा दुष्यंत। दुष्यंत एक राजा थे। किसी वजह से उन्होंने शकुंतला को अपने साथ नहीं रखा था, तो शकुंतला जंगल में रही थी एक ऋषि के आश्रम में, जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रही थी, वैसे ही शकुंतला भी एक ऋषि के आश्रम में रही थी। ठीक है। अब वहां पे पैदा हुए भरत। क्या? कौन से जानवर? शेर क्या था उनका? वो शेर पे तो घूमते थे उन्हें जंगल में घूमना होता था तो किस पे बैठ के घूमते थे? शेर पे। चिड़िया से बात कर लेते थे, बंदरों से बात कर लेते थे, सारे जानवरों से वो बात कर लेते थे 5 इयर्स की एज तक। क्योंकि जब वो 5 साल के थे तब उनके पापा उनको लेने आते थे। तो समाज हमारा हमेशा रहता है। We always are a part of society। ऐसी मूवी भी तुमने कोई देखी होगी, पापा बताते हैं कोई आइलैंड पे एक आदमी फंस गया, तो उसने एक नारियल को शायद अपने यहाँ दोस्त बना लिया, उसको एक टोपी बना दी। आप एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कई बार। मूवी आती है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, तो वो उसका नाम भी रख लेता है मिस्टर टॉम या कुछ करके। तो what he was doing? वो क्या कर रहा है? बातचीत करता है। सोसाइटी में वो अपने लिए समाज बना। मनुष्य है तो उसे समाज में रहना ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एनिमल नहीं है, सामाजिक प्राणी है। तो अब समाज में रहने के लिए हमें हैप्पीनेस तब मिलती है जब वी हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर। करियर क्यों चाहिए? एक तो हमें अपने नीड्स पूरी करने के लिए पैसे चाहिए। लिवलीहुड, हमारी नीड्स कैसे पूरी होंगी? दूसरा हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि हम एक तो पूरा दिन हम घर में रहेंगे, घर में नहीं रह सकते, हमें
बाहर जाना पड़ेगा। घर में तो पापा रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा दिन घर में खाली थोड़ी बैठ सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ काम हमेशा करते रहना होगा, और इतना काम हम क्या करें, इसलिए हम कुछ और काम करते हैं जिससे किसी और को भी बेनिफिट हो। जो लाया हूँ खर्च है करने, जनरल रूल समझा है? इसका मतलब क्या है? हमारे साथ कुछ कर्मफल आते हैं हमारे, हमें उनको पूरा करना है। सिर्फ कर्मफल नहीं होते बेटा, वी हैव गॉट अ स्किल सेट। जन्म के साथ ही हमारे साथ कुछ स्किल सेट जुड़ा होता है। तुम्हें पता है कि हमारे हाथों की लाइंस हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। तुमने कभी सुना है हस्तरेखा विज्ञान? इसको विज्ञान कहा गया है, विशेष ज्ञान, यानी कि आपकी हाथों की लाइन से आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आपके फेस रीडिंग के द्वारा आपके बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। या फिर ज़ोडिएक साइंस, किसी ने ज़ोडिएक साइन के बारे में सुना है? क्या होता है? अखबार में पढ़ा है? निश्चल पढ़ता था पहले, फेवरेट कलर निश्चल तो रोज देखता है मेष। क्या था वो? निश्चल बताएगा। बोलता है कि हमारी क्या क्या चीजें हैं, जैसे जैसे तारूस, ठीक से बोलो। जैसे टॉरस। टॉरस, हाँ, ओके। राशिफल होता है कि हमारे जन्म के हिसाब से एक राशि में हमारा जन्म होता है। अगर भेड़ की राशि में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा जो समाज में विचरण रहेगा, कार्यकलाप रहेंगे, जो हमारी एक्टिविटीज रहेंगी, दे विल बी मोर लाइक अ भेड़। अगर शेर की उसमें जन्म हुआ है तो शेर के जैसे। अगर बिच्छू की उसमें जन्म हुआ है तो बिच्छू के जैसा। तो वैसी ही हमारी बिहेवियर रहेगा जैसा कि हमारी राशि है। ये हमेशा रहेगा। पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो कितना अच्छे से इसे पढ़ पाए, कितना समझ पाए या कितना रिजेक्ट करे। पर फैक्ट तो रहेगा। आपने नहीं माना कि आसमान में तारे होते हैं, आपके घर से नहीं दिखते आसमान में तारे। आपने नहीं माना तारे कुछ होते ही नहीं है, आप ना माने, क्या फर्क पड़ा? आप सारी उम्र नहीं माने तारे होते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आपका एंजॉयमेंट इसमें है कि आप समझते कि तारे भी हैं, आप उन्हें देखते। आप कभी देखा है तारों से भरा हुआ आसमान? कैसा लगता है? क्या उस एंजॉयमेंट को तुम रिक्रिएट कर सकते हो किसी भी तरह से? तुमने देखा है? देखा है? वो जो तुम्हें तारों से जो तुम्हें ब्यूटी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है तारों वाले आसमान को देखकर, तुम चाहो तो उसे लो, चाहे तो उसे मत लो, रिजेक्ट कर दो, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं जा रहे देखने, राइट। इसी तरह से हमारे जन्म के समय बहुत कुछ है जो हमारे बारे में बताता है। पहले खासतौर से जो राज परिवार टाइप के लोग होते थे, जो अफोर्ड कर पाते थे इस तरह के लोगों को हायर करना, वो हमेशा अपने बच्चे की कुंडली दिखवाते थे। इवन अकबर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अकबर की मां को किसी ने बता दिया था कि अगर अब उनकी डिलीवरी होने वाली थी, और जो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होती हैं ये डिलीवरी के समय से होती है। प्रेडिक्शन करने का भी अपना अपना तरीका है ना कैलकुलेशन का। जैसे कोई तो हाथों की लाइंस के से पड़ेगा, कोई इस तरह पड़ेगा कि आपका जन्म किस मुहूर्त पे हुआ है, यानी कि आप निकले किस मुहूर्त पे अपने माँ के गर्भ से। कोई इस तरह कैलकुलेशन करेगा कि आप अपने माँ के गर्भ में कब आए। सबकी कैलकुलेशन का आधार अलग है, समझ रहे हो? अकबर के बारे में किसी ने उसकी माँ को ये बताया, मुझे नहीं पता ये घटना सच्ची है कि झूठी है या किसी और के बारे में है, मैं यहाँ गलत नाम ले रही हूँ तो आई एम नॉट वेरी श्योर, सुनी सुनाई कहानी है कि किसी ने उसकी माँ को कहा कि तेरा बच्चा होने वाला है, अगर इस मुहूर्त में बच्चा हुआ तो भिखारी होगा, भिखारी बनेगा। लेकिन अगर 12 घंटे बाद ये बच्चा पैदा होता है तो कंडीशंस ऐसी बन रही है कि ये बादशाह बनेगा। बादशाह इज राजाओं का राजा, शहनशाह जिसे बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं हिंदी में। तो उसकी माँ जो भी वो लेडी थी वो उल्टी लटक गई, क्योंकि होता क्या है कि डिलीवरी जब होनी है, जब बच्चे के आने का समय है तो माँ को पेन शुरू होता है और ऑटो मोड में बच्चा बाहर आना शुरू होता है। अगर सब कुछ नेचुरल है तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि बच्चा बाहर आ जाएगा। अब माँ नहीं चाहती थी कि बच्चा बाहर आए, तो वो उल्टी लटक गई कि मेरे को तो उसी मुहूर्त में बच्चा नहीं दिखा। इन चीजों का इतना इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम सिद्धार्थ के बारे में, जो कि बाद में गौतम बुद्ध बने, उनके बारे में भी ये
निश्चल सुनिए। जब वो पैदा हुए थे तब उनके पिता ने एक पंडित जी को उनकी कुंडली दिखाई थी, तो पंडित जी ने कहा था कि इस बच्चे का ये ऐसी वो है कुंडली कि ये वो बनेगा, मतलब ये इसका ध्यान गुरु वगैरह वो शिक्षा गुरु में ये धर्म की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ेगा। आप चाहते हैं कि ये राजा बने, तो आप ये ध्यान रखें ऐसी कोई चीज ना देखते थे जैसे मृत्यु दुख वाली कोई चीज ये बच्चा ना देखे। तो राजा ने क्या किया कि उसका बाहर निकलने पे पाबंद लगा दिया कि वो महाराजा वो राजकुमार, सुन रहे हो निश्चल, वो राजकुमार कहाँ से बाहर महल से बाहर नहीं निकलेगा। अब उसके बाद उस राजा ने ये ध्यान रखा कि हमारे महल के अंदर कोई गरीब ना है, हमारे महल के अंदर कोई बीमार ना हो, हमारे महल के अंदर कोई शव नहीं दिखे उस बच्चे को। ध्यान रखा गया। अब वो एक दिन बड़ा हो गया, उसने किसी से जिद की और बाहर चला गया। उसे पता नहीं था कि इतना स्ट्रिक्ट रूल ये क्यों बनाया हुआ। उन्हें लगा कि बच्चे को ऐसे ही बस प्रोटेक्ट करने के लिए रूल बनाया हुआ है, चलो बच्चा कह रहा है मैं इसे बाहर घुमा ला। बाहर घुमाने ले गए तो उसने वहां बाहर असल जिंदगी देखी। लोग मरते भी हैं, चोट भी लगती है, बीमार भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं। तो वो सोचने लगा कि ये क्यों होता है। वो इतना सोच में पड़ गया कि वो राजमहल छोड़ के चला गया। अपना बच्चा, उसकी शादी हो चुकी थी, बेटा था उसका, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर वो चला गया कि मैं तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो जिस नक्षत्रों में, जिन ग्रहों में आपका जन्म हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पूरे जीवन में। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, आप नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ें, किसी एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो जानें, लेकिन जो आपके साथ जन्म से आप लेकर आए हैं उसको तलाश कर, उसको बेहतरीन बनाकर ही आप एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जो आप लेकर ही नहीं आए हैं उसको अगर आप तराशने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा फेलियर ही रहेंगे। जो आपकी किस्मत आपको दे ही नहीं रही है, आप वो पाने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा मुंह खानी पड़ेगी। मुंह खानी पड़ेगी मतलब समझ आ रहा है क्या? मान लो मेरे को शौक चला है कि मेरे को तो राजा बनना है, मैं राजा बनने वाले एफर्ट कर गई, आज की डेट में समझे तो प्राइम मिनिस्टर। मैंने अपनी किस्मत में देखा, हाथों के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या ज़ोडिया के थ्रू, कि मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है कि मैं राजा बनूं। तो शुड आई पुट इन एफर्ट? नहीं, पर कुछ ना कुछ तो हम हमेशा लेकर आते ही हैं, कुछ ना कुछ हम हमेशा लेकर आते हैं। तो ये हमें हमारे ऐशो चार्ट से समझ में आता है। और भी कई सिस्टम्स हैं जानने के लिए, लेकिन ऐशो चार्ट को हमें अपना समझना ही है, जिससे हम ये जान पाए कि अभी मेरी क्या पोजीशन है। जैसे फिजिकल एबिलिटी, जन्म से ही कुछ बच्चे कमजोर फिजिकल एबिलिटी लेकर पैदा होते हैं, कुछ बच्चे मजबूत। बताते हैं ना, कोई बच्चा 5 किलो का पैदा हुआ है, कोई बच्चा 4 किलो का पैदा हुआ है। तो फिजिकल एबिलिटी अपनी अपनी हम लेकर आते हैं जन्म से। फिर हमारी पालना किस तरह हुई, माँ ने किस तरह पाला है, कैसे माहौल में हम रहे हैं, हमारे आसपास कितना प्रदूषण था, हमने खाना पीना कैसा रखा है, हमने एक्सरसाइज कितनी की है, इन सब चीज़ों पे हमारी फिजिकल एबिलिटी डिपेंड करती है। ये बात समझ आती है निश्चल? आपको भी आती है? दूसरा, इसी से निर्भर होती है हमारी ऐशोनिधि, यानी कि मेंटल वेल्थ। हमारी फिजिकल एबिलिटी पर ही हमारी मेंटल वेल्थ डिपेंड करती है। दूसरा, लर्निंग एफिशिएंसी, यानी कि हम कितनी जल्दी सीख सकते हैं। लर्निंग एफिशिएंसी से ही हम सटीक क्वेश्चन पूछ पाएंगे। मैंने बताया ना, क्लास में कई बार हम ये भी सोचते हैं पूछे ना पूछे, हम पूछना चाहते हैं लेकिन हम पूछते हैं हर बार नहीं। तो यहाँ कई बार लर्निंग एफिशिएंसी भी रोड़ा अटकाती है कि हम सही क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमें सही आंसर कैसे मिलेगा?
तो लर्निंग एफिशिएंसी प्लेज अ की रोल कि हम सही क्वेश्चन पूछ पाए। इसी को स्क्वायर्स क्वेश्चन कहते हैं। किसी को याद है एबीसीडी हमने पढ़ी है लाइफ की, उसमें क्यू फॉर क्या है, क्वेश्चन क्या है, नीचे क्या लिखा है, learn to ask the right question. लर्न टू आस्क राइट क्वेश्चन। आर फॉर क्या है, नीचे हिंदी में क्या लिखा है, अपने अंदर अपने अंदर ही सवाल करो। अपने अंदर ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करो। ये आपकी लर्निंग एफिशिएंसी पे है कि आप सही क्वेश्चन और सही रिप्लाई तक पहुंच पाए। या आप ऐसे किसी पर्सन को ढूंढे जो आंसर दे पाए। ठीक है, मेरे पैर में दर्द है, मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश की, अच्छा मैं रात को टेढ़ा सो गई थी, या बरसात की हवा है इसकी वजह से हुआ, या मैंने गोभी खाई थी इसकी वजह से पेन हुआ। अब मैंने एक दिन 2 दिन ट्राई किया कि मेरा पेन ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुआ तो मैं क्या करूंगी, अब कौन से एक्सपर्ट पे जाना है, ये डिसीजन मैं कैसे ले पाऊंगी, Experience. एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, आसपास वाले जो बता रहे हैं, और यहाँ क्या काम आएगा, सेंसेस क्यों काम आएंगी, मैं ज्यादा भी देखूंगी सफिशिएंट कर, मैं कैसे डिसीजन लूंगी, मेरे पास यहाँ हकीम भी है, आयुर्वेद का एक्सपर्ट भी है, एलोपैथी के भी 10 डॉक्टर हैं अम्बाला में, हाउ डू आई डिसाइड, या 5C नेचुरोपैथी वाले भी हैं, या योगा वाले भी हैं, मेरे पैर में दर्द है, हाउ डू आई डिसाइड कि मैं किसके पास जाऊं, मैंने अपने आप से कोशिश की, नहीं मैं ठीक हो पाई, तो अब मैं कैसे निर्णय लूं कि मैं किसके पास जाऊं, जो हमें लगता है सबसे मुझे कैसे लगेगा, सही डिसीजन मैं कैसे ले पाऊंगी, हम किसी को ठीक घूमता देखें कि वो बहुत बढ़िया है घूम रहा है, तो उससे पूछें आसपास वाले, वो तो हमारे नोन सर्कल में हो गया ना कि हमने नोन सर्कल में किसी से पूछा कि भाई तेरे को पता है क्या, तेरे पैर में दर्द था, तूने कैसे ठीक किया, हम ये पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मेरी लर्निंग एफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ एक्शन विधि दोनों का रोल होता है। क्यों, एक मान लो 50 किलोमीटर दूर है डॉक्टर, जो बढ़िया डॉक्टर है, मुझे पता लगा उसके बारे में, मैंने सुना कि वो तो 50 किलोमीटर दूर है, मैं तो 50 किलोमीटर दूर जा ही नहीं सकती, मैं तो थक जाऊंगी, तो क्या मैं जाऊंगी उसके पास, नहीं, फिजिकल एबिलिटी। मेंटल वेल्थ, मुझे ये जज करना आना चाहिए, मेरे को ये समझ आना चाहिए कि वो मेरी बीमारी को समझ पाएगा और ठीक कर पाएगा, तो मैं ये जानूंगी उसका सेंटर कैसा है, वो किस तरह से इलाज करता है, कितने सालों से इलाज कर रहा है, क्या वो इस बीमारी का इलाज करता है, मैं छानबीन करने के लिए आई नीड मेंटल वेल्थ एंड लर्निंग एफिशिएंसी ऑल्सो, क्योंकि मैं डॉक्टर से सटीक क्वेश्चन तभी पूछ पाऊंगी। मेरे पैर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा आपने ना चप्पल गलत पहनी है, आपको इस वजह से दर्द है, तो मैं उससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरह की चप्पल पहनी, कौन सी चप्पल पहननी चाहिए, दूसरा कि मैंने चप्पल लगे मान लो हमने बदल के देख ली और फिर भी ठीक हुआ। मैंने तो चप्पल बदली थी, तीसरा क्या ऊंची एड़ी मुझे सूट नहीं करती, क्या फ्लैट मुझे सूट नहीं करती, क्या जो सरफेस है वो पीवीसी नहीं होना चाहिए, क्या वो रबड़ नहीं होना चाहिए, मैं उतने ही क्वेश्चंस पूछ पाऊंगी जितनी मेरी लर्निंग एफिशिएंसी है, जितनी डायमेंशन में मैं सोच पा रही हूँ, उतनी ही बेहतर मेरी ट्रीटमेंट हो पाएगा, प्रिवेंशन हो पाएगी फ्यूचर के लिए, राइट। तो ये मेरे एशो चार्ट पे निर्भर करता है कि मैं अपनी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस लाऊं, राइट। तीसरा हो गया जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, ये अपने आप में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिसको जानने के लिए हमारे पास कोई और सिस्टम नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम, ज़ोडिएक सिस्टम, पामिस्ट्री सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी जैसे कोई भी सिस्टम, रेकी, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। मेरी आज तक की स्टडी ये बताती है कि वी ओनली हैव 5C नेचुरोपैथी सिस्टम या स्क्वायर्स फिजियोवर्चुअल सिस्टम, शंख सिस्टम, जिसमें हम जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को स्टडी कर सकते हैं। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, हमारे अंदर 2 जेंडर होते हैं, तीन जेंडर होते हैं, स्पिरिचुअल जेंडर, एक मेंटल जेंडर, फिजिकल। इसका फर्क क्या पड़ा कि अगर हमारा मान लो मेंटल जेंडर अलग है, फिजिकल अलग है, तो हमारा सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन हम फिजिकली मान लो फीमेल है,
हमारा मेंटल जेंडर मेल है तो हम सोचेंगे मेल की तरह, लेकिन हमें काम तो फीमेल की तरह ही करना पड़ेगा। बॉडी तो फीमेल ही है, हाँ। नीड्स बॉडी की फीमेल के जैसी रहेंगी, सोच मेल जैसी हो जाएगी। तो और एक और स्पिरिचुअल, यानी कि मन का, बुद्धि का और शरीर का, तीनों का अलग अलग जेंडर होता है। और इनके बीच में जितना कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, उतनी ही लाइफ वैसा हमारा मन किसी और तरह कर रहा है, हमारी बॉडी किसी और वजह से हो रही है और हमारा दिमाग कुछ और कह रहा है। और अगर हमारे तीनों सेम है, मान लो तीनों ही फीमेल है, तो हम उस दूसरे जेंडर को नहीं समझ पाएंगे, मेल जेंडर को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। वो सिंड्रोम है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सिंड्रोम। इसी से डिफाइन होगा हमारा सुपर बीएमआई, यानी कि बॉडी एंड माइंड का काम तालमेल। और इस टीम में काम करना हमारे जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि सुपर बीएमआई को डिफाइन करता है। ऐसे बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे लाइफ में, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी जिंदगी ठीक रखना जानते हैं, दे कैन रियली हैव अ गुड लाइफ, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं, अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं। बट द मोमेंट दे आर इनटू अ टीम दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ मेस। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे लोग कभी भी टीम के मेंबर नहीं बन पाते, तो उन्हें ये फीलिंग बनी रहती है कि लोग हमारे आसपास खराब हैं। दे विल ऑलवेज थिंक कि मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे तो पड़ोसी खराब हैं, मेरे तो भाई खराब हैं, मेरी तो बहन खराब है, मेरे तो ऑफिस वाले खराब हैं। दे विल ऑलवेज फाइंड अदर पीपल खराब बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द टीम। एक जनरल रूल समझो, तुम बस में चढ़े, अगर तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम में से एक बच्चा तो शायद इमेजिन ना कर पाए बस में चढ़ना क्या होता है, बाकी लोग समझ सकते हो। बस में चढ़े, बस में ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो तुम्हें उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना है या वो तुम्हारे अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे? तुम क्या करोगे बस में चढ़ते ही सबसे पहले? सीट ढूंढोगे। तुमने मोबाइल पे गाने चलाए थे, क्या करोगे? या तो बंद करोगे या ईयरफोन लगाओगे। फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें बस में बैठ के टिकट लेना है तो तुम टिकट वाले को ढूंढोगे। अब तुम बैठे, साथ वाले ने कहा भाई साहब आपका ना ये आपने बैग रख दिया, ये मेरे को ऑर्डर है, आप क्या करोगे? या गाली गलौज शुरू कर दोगे? कर दी तो मैंने गाली गलौज शुरू कर दी कि तू बड़ा यहाँ का लाड साहब लग रहा है, मैं भी तो पैसे दे रही हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, राइट? मैं भी आजाद भारत का एक पार्ट हूँ। आई हैव आल्सो गॉट बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच। पढ़ा है तुम लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैंने अगर मान लो गाली देनी शुरू कर दी या बदतमीजी से बोलना शुरू कर दिया कि मैं अपना बैग क्यों उठाऊं, तो क्या होगा? मारपीट हो सकती है। दूसरा, शोर मचेगा तो बस वाला सबसे पहले बस रोकेगा और मुझे बताओ, टीम से किसे निकाला गया? हर उस पर्सन को टीम से निकाल दिया जाएगा जिसे टीम में रहना नहीं है। टीम में रहने के दो ही रूल्स होते हैं, टीम मेंबर बनने के दो ही रूल्स होते हैं। वंस निश्चित क्या रूल होता है? तुमने बस वाले एग्जाम्पल से क्या समझा? क्या रूल फॉलो करना है? कि दूसरों के साथ रहे, कि हमें दूसरों के लिए डिस्टर्बिंग नहीं होना। मेरे मोबाइल के गाने दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, या तो मैं ऑफ करूं या मैं ईयरफोन। मेरा बैग दूसरों के लिए अड़ंगा नहीं बनना चाहिए। मैं टीम के लिए कभी भी डिस्टर्बिंग करूंगी तो टीम मुझे छोड़ देगी, चाहे वो सोसाइटी की टीम हो, चाहे वो मेरे ऑफिस की टीम हो, चाहे वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी की टीम हो, चाहे वो मेरे कुटुंब की टीम। अगर मैं डिस्टर्बिंग हूँ तो टीम छोड़ देगी। टीम कभी भी हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेगी, हमें टीम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इस टीम के साथ हमें जुड़ना है या नहीं, ये मेरी चॉइस। आई हैव अ डिसीजन टू टेक, मैं इस बस में चढ़ूं या ना चढ़ूं। बस में बहुत भीड़ है, ठसाठस भरी हुई है, डिसीजन मेरा है कि मुझे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। तो अब मुझे टीम के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। टीम में अगर वहां बैठने की जगह नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ बैठने की जगह तो है नहीं, मुझे जगह दो बैठने की। भाई साहब थोड़ा दूर खड़े हो, आपकी पसीने की स्मेल मुझे आ रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, भीड़ बहुत है बस में। If I start behaving in this manner, then what will happen? लोग मुझे उतार देंगे। टीम के साथ मुझे जुड़ना है कि नहीं, ये मेरा डिसीजन है, पर मैं टीम के लिए डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। वन रूल। सेकेंड रूल, you should always be a contributing factor for a team.
खास तौर से तुम्हें बहुत आसानी से समझ आएगा, एक्चुअली बस के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो बस पंचर हो गई, अब क्या करेंगे? सारी टीम क्या करेगी? कोई टायर निकालेगा, कोई सबसे पहले बस से नीचे उतरेगी, नीचे उतर के खड़ी होगी या बैठेगी? नीचे धूप है, मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं उतरूंगी, मेरे से तो गीला नहीं जा रहा, मेरे तो उतर रहा है। Is this an excuse? चलेगी? You should always be contributing to the team. Otherwise टीम तुम्हें छोड़ देगी, तुम टीम से छूट जाओ। अब अगर पंचर हुआ है तो सबको अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। सारे लोग टीम से उतरे, बस से उतरे, किसी को मन नहीं है कि भैया पता नहीं है तो 1 घंटा लगाएंगे, मैंने अपना बैग उठाया और चली दी, मैंने टीम छोड़ दी, पर मुझे तो इसी बस में जाना है, अब मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो मैं चुपचाप खड़ी हूँ अगर मैं फीमेल हूँ, अगर मैं मेल हूँ, 4 मेल धक्का मार रहे हैं तो मुझे क्या करना है? धक्का मारना है। अगर मैं मार सकती हूँ, नहीं मार सकती हूँ तो साथ साथ चलना है, अपनी एबिलिटी देख के ही काम करना है, बट आई शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग फैक्टर एंड आई शुड कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू माई स्किल्स। टीम मेंबर बने रहने के लिए इन 2 रूल्स का ध्यान रखना हमें एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, जो हम तभी रख सकते हैं जब हमारा जेंडर कॉम्पिटिशन वेल मैनेज्ड हो, वरना नहीं है। ये बात समझ आई? ये हमेशा है हर जगह। जैसे ग्रुप बन गया कॉलेज में, एक ग्रुप है कॉलेज में, लड़कियों का लड़कों का ग्रुप है, वो बच्चे क्या करते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ एमसीए के टाइम में भी एक ग्रुप ऐसा बना, मैंने देखा लड़कियां बैठ के वो क्या करती थी कि वो औरों का मजाक उड़ा रही थी। वो ये प्लान करने लगी, हम लोग ग्रुप में बैठे, नया नया कॉलेज शुरू हुआ था, 5-6 महीने होंगे, हार्डली कभी टाइम हुआ होगा इनफैक्ट, तो वो ये प्लान करने लगी कि मिलके उस लड़की का मजाक उड़ाएंगे, वो उस लड़के के बारे में उसको कुछ चिढ़ाएंगे इस तरह से। मैं जानती थी कि ये बिना बात उस लड़की को परेशान करने का प्लान है। तो कैंटीन में बैठी थी, हम 4-5 लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी, जिनमें से एक ये प्लान बना रही थी और बाकी भी मजे लेती थी। मैं उस टाइम 20 ईयर्स की थी। मैंने क्या किया, मैं उठी और मैं बाहर चली। मैंने क्या किया, मैंने वो टीम छोड़ दी, क्योंकि हर टीम का हमेशा, ये रूल समझो, तीसरा रूल, हर टीम का हमेशा एक प्रोजेक्ट होगा, हमेशा एक मंतव्य होगा टीम बनाने का। देयर विल ऑलवेज बी अ पर्पस ऑफ द टीम। अगर तुम उस पर्पस के साथ अलाइन नहीं करते हो, तुम्हें वो पर्पस सूट नहीं करता है, तो तुम क्या करोगे? टीम छोड़ दो। अगर तुम उस पर्पस के साथ एग्री करते हो तो यू विल कंट्रीब्यूट टू द टीम। अगर मैं एग्री करती तो मैं भी कंट्रीब्यूट करती, तुमको साथ देती। मैं एग्री नहीं करती थी तो आई लेफ्ट द टीम। उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि व्हाई यू केम आउट, तुमको खराब क्यों लगा, व्हाई यू वर नॉट सपोर्टेड, बिकॉज हम सब बहुत छोटे थे। मैं 20 साल की थी, बाकी बच्चे 21 के होंगे, 22 के होंगे मैक्सिमम। तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि इतनी समझ हो, बट बाई चांस मुझ में थी। आई फेल्ट बैड कि दिस इज अ रॉन्ग वे, ये कोई तरीका नहीं है। हम क्यों बिना बात किसी को और को परेशान करें, हमें नहीं करना है। तो टीम ऑलवेज हैज अ प्रोजेक्ट। टीम बनाने का हमेशा कोई रीजन होता है, वो रीजन क्लियर होना चाहिए सबको। कम से कम तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि क्या रीजन है इस टीम का, और क्या मैं इस टीम बनाने के रीजन से एग्री करता हूँ। यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ। If yes, only then be a part of the team. If no, stay away from it. Leave that. ठीक है? फैमिली नाम का कंसेप्ट उसमें एग्री करता था। फैमिली नाम का कंसेप्ट कन्वेंशनल लिविंग में एग्जिस्ट करता था, डिजिटल लिविंग में नहीं। डिजिटल लिविंग में सिर्फ टीम है, पति पत्नी 2 लोगों की टीम, एक और बच्चा आ गया 3 लोगों की टीम, बहू आ गई 4 लोगों की टीम, पोता आ गया 5 लोगों की टीम। अब चलिए डिजिटल लिविंग में ओनली टीम एग्जिस्ट। तो टीम बनाते समय लड़का और लड़की को दोनों को पता होना चाहिए कि हम टीम क्यों बना रहे हैं। एक नया टीम मेंबर अगर हम ला रहे हैं, बच्चा जिसे हम कहते हैं, हम क्यों ला रहे हैं बच्चे, व्हाट डू वी वांट, हमारा मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस हमेशा क्लियर होना चाहिए।
पहले क्या होता था कन्वेंशनल लिविंग में, परंपरा और परंपरा चल रही है तो ये पर्पस हो गया। डिजिटल लिविंग में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं है। आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपको पर्पस क्लियर है तो आप आगे बढ़ें। उसका भी पर्पस नहीं होना चाहिए जो आपका पर्पस है। सपोज लड़का लड़की ने शादी की, लड़की का पर्पस है कि हमको बहुत पैसा बनाना है, लड़के का पर्पस है मुझे मोदी जी की तरह काम करना है। तो लड़की उसके साथ इसलिए जुड़ रही है कि कल को ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पैसा ही पैसा होगा। पर क्या लड़का उसके पर्पस से एग्री कर रहा है? नहीं। तो हमें ये समझना है कि ये टीम बनानी है कि नहीं, राइट? तो ओनली टीम एग्जिस्ट। चौथा जो इसमें पैरामीटर है वो है ऐशो कोशेंट, यानी कि हमारी मेंटल वेल्थ। कुल मिला के मानसिक संपदा, हमारी सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ इसमें आ जाता है। और एक हो गया परफॉर्मिंग एबिलिटी, यानी कि हम परफॉर्म कितना करना है। बहुत बच्चे तुमने देखा है याद करते हैं, लिख नहीं पाते। क्या हुआ निश्चय उनका? परफॉर्मिंग एलिजिबिलिटी इज पुअर। तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सबसे पहले क्या है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे रिजल्ट मिला। मेहनत किया तो सही डायरेक्शन। मेरी परफॉर्मिंग एलिजिबिलिटी पुअर है। मैंने बहुत मेहनत की, मुझे रिजल्ट मिला। मैं 10 दिन तक 50 दिन तक योगा करती रही या भाग दौड़ करती रही, मेरा वेट कम नहीं हुआ या शुगर कम नहीं हुई, जो भी रीजन से मैंने शुरू की। क्या कम था? परफॉर्मिंग एलिजिबिलिटी वाज पुअर, जो डिपेंड करती है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। समझ के यहाँ पे हमारी निष्ठा चक्र, दशांश चक्र और दशांश चक्र तीनों का रोल आता है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी तीनों पर डिपेंड करती है और बेस बनता है निष्ठा चक्र। ये डिटेल में जाने की चीजें हैं, ये हम धीरे धीरे इन पे बात करेंगे। तो अब इन सब में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लो, कुछ डिस्कशन करना है तो करो। किसी को कुछ जोड़िया के बारे में पूछना है? या पालमिस्ट्री के बारे में क्यूरियोसिटी होती है? जैसे हम जोडियक से किसी का स्टडी करें कि किसी का जोडियक उसके बारे में क्या कहता है? किसका? कन्या। 12 साइन देखे हैं निश्चित जोडियक के साइन भी बने होते हैं जहां तुमने टॉरस लिखा देखा है। कभी ध्यान से साइन देखे? कोई इंसानों वाला साइन है? कौन सा? बाकी एक कन्या और जेमिनी इंसान। और वो दो है। दो इंसान, एक कन्या का योग। ठीक है। जेमिनी का जो साइन है बेटा वो है मुखाटा, चेहरे के ऊपर मुखाटा। मुखाटा नहीं पता? मास्क। वो लगाने लगता था निश्चय में। तो वर्गो क्या होता है? द ओनली ह्यूमन साइन, यानी कि मनुष्य जैसी कैपेबिलिटीज अगर किसी में है तो किसमें? वर्गो में। समस्या यह है कि बाकियों से भी उम्मीद करते हैं कि मनुष्य जैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी कि चीजों को जगह पे रखो, ऊंची आवाज में ना बोलो, गाली मत दो, लाइन में चलो, लाइन क्यों तोड़ रहे हो, गंदे पैर क्यों रख रहे हो। तो वर्गों की क्वालिटीज सबसे ज्यादा ह्यूमन, मनुष्य जैसी मिलेगी। वर्गो फीमेल है तो शी विल ऑलवेज लाइक एन अरेंजमेंट मत बिगाड़ो। उसकी नजर में ये पाप है। उसके आपने टेडी बियर इधर से उधर कर दिया तो क्या किया आपने? पाप। आपने उसकी चीजों पे को खराब कर दिया है, गंदा कर दिया है तो क्या करना है? पाप। आपने गाली दी है उसके सामने तो आप क्या कर रहे हैं? पाप। अगर आप जंगली पना दिखा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पाप।
उसकी नजर में ये सब काम है। तो वर्गो की क्वालिटी फेमिनिन रहेगी हमेशा, लड़का हो या लड़की, थोड़ा सा औरतों वाला मिलता है आपको हमेशा मिलेगा इन दिस टर्म, चाहे उसका जेंडर कॉन्ट्रिब्यूशन कुछ भी हो। हल्का सा फेमिनिज्म आपको वर्गों में हमेशा मिलेगा 20 अगस्त से 20 सितंबर वाले, और अ सेंस ऑफ अरेंजमेंट, अ सेंस ऑफ सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। ऐसे लोगों के पास एनालिसिस करने की बड़ी क्षमता होती है। डेटा एनालिसिस का काम ये बेहतरीन ही कर सकते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जैसे पिछले 5 दिन से फ्लाइट्स इस टाइम पे चलती हैं तो डिले हो जाती है, तो यानी कि आज भी डिले होगी, तो मैं इस टाइम की फ्लाइट ना लूँ, दूसरे टाइम की फ्लाइट। इस टाइम रोड पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है, तो मैं इस टाइम रोड पे ना जाऊँ, दूसरे टाइम रोड पे जाऊँ। टॉरस काफी नहीं। तो ये वर्गों में बेहतरीन क्वालिटी होती है कि दे कैन ऑलवेज बी वेरी एनालिटिकल, जजमेंटल। जजमेंटल समझते हो? जज करता। तो इसलिए वर्गो कोई तुमसे, अगर तुम्हारी टीम में है और वो तुमसे कह रहा है कि इन सारों में से ना ये वाला ऑप्शन पिक कर लो, ये अमेज़न से शॉपिंग मत करो, मिंत्रा से करो, तो तुम सलाह उसकी मांग सकते हो क्योंकि उसने इस पे रिसर्च की। तुमने तो करना ही की थी, तुम तो जल्दी हो, वो जल्दी नहीं है। आया? तो वर्गो की ये क्वालिटीज हमेशा रहेंगी। इसके साथ ही हम चलेंगे तो हम जल्दी सक्सेसफुल होंगे। इसको हम बिना समझे चलेंगे तो हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा करना है। टॉरस का साइन क्या होता है? निश्चय देखा है कभी? बैल। बैल की क्वालिटीज देखी है कभी? गली में बैल देखा है? कैसा होता है? कैसे चलता है बैल? धीरे धीरे। टॉरस हमेशा कैसे चलेगा? धीरे धीरे, बैल के जैसे। उसमें स्ट्रेंथ कितनी होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। टॉरस से कोई पंगा लेगा, बैल से कोई पंगा लेगा तो क्या करेगा? उठा के रखेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? बुल और बियर ऐसा उठा के रखेगा, पटखनी देना जिसके हमेशा। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई टॉरस है तो एक रूल जनरल याद रखना है, इससे पंगा नहीं लेने का। टॉरस मतलब अड़ियलपना। टॉरस हमेशा आपको बैल की तरह जिद्दी और अड़ियल मिलेगा। जो लोग बैल चलाते हैं, किसान लोग, कभी उनसे पूछो तो वो बताएंगे, या फिर कहानियों के थ्रू भी समझ सकते हो, बैल इज अ वेरी जिद्दी कैरेक्टर। कभी सुना है कहानियों में? आपको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज है इस बारे में। गाय को आप हाँक सकते हो, बैल को नहीं हाँक सकते, तो वो हकेगा नहीं। तो बैल है तो हाँकने की कोशिश मत करो। तुम ज्यादा हाँकने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा? तुम्हें उठा के फेंकेगा। तो टॉरस में एक अड़ियलपना हमेशा रहता है, जिद्दी स्वभाव रहता है। दे आर अड़ियल, ढीठ जिसे कहते हैं। ढीठ मतलब ढीठ। आप उनको कुछ भी कह रहे हैं वो ढीठ बने रहेंगे। तो यू जस्ट हैव टू लर्न टू लिव। लेकिन इनके स्वभाव में एक इंटेलिजेंस हमेशा होती है, और बैल जो होता है ना, बहुत मेहनती होता है। बैल से आप कितनी भी मेहनत करा सकते हैं। तो मान लो मेरे को एक किताब है मेरे पास, और उसमें से मेरे को ये गिनना है कि ये शब्द कितनी बार आया। तो ये काम तुम्हें बैल को दे दो और उसका इंटरेस्ट आता है तो तुम कर नहीं सकते। अगर उसका मन कर गया तो वो तुम्हें गिन के दे देगा कि ये शब्द कितनी बार आया है। क्योंकि they have a tendency to work hard and they have an ability to work hard. बैल की तरह से काम करने की उनमें क्षमता होती है। वो काम जो कोई और नहीं कर सकता वो बैल कर सकता है। बस अच्छा, नाम तुम तीनों को अपने अपने ज़रिए के पता है कौन से करना। जैमिनी हमेशा एक डुअल पर्सनालिटी की तरह होता है, यानी कि चेहरे के ऊपर मुखौटा। यानी कि कभी तो तुम्हें लगेगी उसकी पर्सनैलिटी कुछ और, कभी तुम्हें लगेगा कि ये मैं इसका क्या रूप देख रहा हूँ, ये तो ये ऐसा कभी नहीं था।
विल ऑलवेज बी देयर और दे कैन नॉट हेल्प इट, वो ये जानबूझ कर नहीं करते। जेमिनी में हमेशा जो सामवेद वाली क्वालिटीज होती है वो तुमको मिलती है, यानी कि आर्टिस्टिक नेचर इन द सेंस ऑफ म्यूजिक कह लो, थिएटर कह लो, ड्रामा कह लो, दे कैन बी अ वेरी गुड ड्रामा आर्टिस्ट, एक्टिंग परफेक्ट, उनसे बेहतरीन एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह का जैसे सिंगिंग है, उसमें तुम्हें आवाज अपनी थोड़ी सी बदलनी है तो देखें। जेमिनी का जो जनरल कंसेप्ट है वो यही है कि वो पर्सन हमेशा एक मुखौटा ओढ़े रहेगा, कब वो मुखौटा उतरेगा और कब वो मुखौटा पहनेगा ये किसी को नहीं पता, उसे खुद भी नहीं। तो इसलिए जेमिनी के साथ रह रहे हो तो यू शुड रेस्पेक्ट दिस थिंग कि तुम दो लोगों के साथ रह रहे हो, एक के साथ नहीं। और ऐसे लोग हमेशा कुछ बनना है ना, जैसे नौटंकी करनी है, तो दे आर वेरी गुड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। स्टेज आर्टिस्ट, इनसे बेहतर है स्टेज आर्टिस्ट नहीं, क्योंकि ये इनकी नेचुरल है। बस चले अब आज की सभा एंड करें। तो कृष्णांश आरती करके हम आज का ये खत्म करें। आत्मा ना